हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। सो आज हमारा अकाउंटिंग का पार्ट 7 है और आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पूरी आपने अकाउंटिंग प्रोसेस की है उसका रिजल्ट होता है, जिसे आप 3 अकाउंट्स में शो करते हैं। Financial statements are the final products of the accounting process, which begins with the identification of accounting information and recording it in the books of primary entry. Then financial statements are prepared by following the accounting concepts and conventions जो हमने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था. These are the statements prepared at the end of accounting period and give information about the financial position and performed by the enterprise. जो भी फाइनेंशियल एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, आपने उन ट्रांजेक्शन को पहचाना, रिकॉर्ड किया, उनसे आप क्या रिजल्ट निकाल रहे हो, जब आप उन्हें अपने फाइनेंस स्टेटमेंट्स में शो करते हैं उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, जो आपका आउटपुट या एंड रिजल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास 3 चीजें होती है। पहली आती है बैलेंस शीट, जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं, जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, which shows the financial performance of business operations during an accounting period। और उसके बाद हमारे पास आते हैं स्केड्यूल्स या फिर नोट टू अकाउंट्स, जो बैलेंस शीट या P&L का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। सो इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट close of the year discloses the manner in the amount of P&L is arrived at. Income statement is divided in trading account and P&L account. सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट के पहले अकाउंट की बात करते हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट स्टेज होता है जब हम फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं उसका। यहाँ पर जो भी हमारी बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं बिजनेस की, वो हम रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस पर कंक्लूड करते हैं। जो भी एंट्रीज हम डेबिट साइड में करेंगे वो ओपनिंग साइड कहलाती है, जैसे कि परचेज, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में हम सेल्स और फिर क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हैं। The excess of sales over purchases and direct expenses is called gross profit। जब भी डेबिट साइड में आपका बैलेंस बचता है उसे आप ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। If the amount of purchase including direct expenses more than sales revenue, तो वो क्या आता है आपका ग्रॉस लॉस। अगर आपकी सेल्स रेवेन्यू कम है और आपकी जो डेबिट साइड है यानी कि जिसपे आपने परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो किया है वो अगर ज्यादा हो जाते हैं तो आपका ग्रॉस लॉस बचता है। यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बना सकते हैं कि नेट सेल्स जो हमने करी है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक सामान को बेचने में क्या क्या कॉस्ट लगती है, जब हम सारी की सारी नेट सेल्स में से माइनस करते हैं तो हमारे हाथ में जो बचता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। वहीं अगर नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स का मतलब होता है जितनी भी आपके पास सेल्स हुई थी उसमें से जितनी सेल्स रिटर्न हो गई है, जितनी आपने सामान बेचा था और उन लोगों ने वापस कर दिया, उसे आप लेस कर देंगे। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। और नेट परचेसेस भी क्या, जो भी आपने टोटल सामान खरीदा है उसमें से आप माइनस कर देंगे जितना भी आपने रिटर्न करवाया है, वो आपका बन जाएगा नेट परचेज। सो ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, टू कैरेज, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, एक्साइज ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, रॉयल्टीज, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर सारे के सारे जो खर्चे आते हैं ना, मेनली रिलेटेड तो किससे होते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे आते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। और क्रेडिट साइड सिंपल आपकी बाय सेल्स लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न, और यहाँ पर आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर जो भी बैलेंस बचता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर कोई यहाँ पर इस तरफ में अगर आपकी डेफिशिएंसी है उसे हम कहते हैं ग्रॉस लॉस। तो यहाँ पे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे आते हैं और डायरेक्ट खर्चे आते हैं, लाइक फैक्ट्री रेंट, हीटिंग एंड लाइटनिंग, कोल एंड कोक, स्टोर कंज्यूम्ड, क्लीनिंग चार्जेस, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है, जो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल P&L अकाउंट हम क्यों मेंटेन करते हैं, ताकि हम ये जान सके कि अब हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या निकल कर आया है। ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस से जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, पहले हम उसको ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट साइड में, और उससे हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को पे करते हैं और सारी इनकम को गेन करते हैं। तो P&L अकाउंट हमें पता है नॉमिनल अकाउंट होता है, जहां पर हम डेबिट में करते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट में लिखते हैं हम सारी की सारी गेन्स। ठीक है। The total of the credit side of the P&L account is more than the total of debit side। क्या कह रहा है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से
तो डिफरेंस जो होगा प्रॉफिट विच इज न्यू प्रॉफिट फॉर द पीरियड विच इज बीइंग प्रिपेयर्ड ऑन द अदर हैंड। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये हमारा P&L अकाउंट है, अगर डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड ये है, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, नेट लॉस। लेकिन वहीं पे अगर डेबिट में हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट। यहीं पर ये जो दो लाइन है यही बता रही हैं। और अगर इसे इक्वेशन फॉर्म में देखें तो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम्स माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, कि जो नेट प्रॉफिट आया कैसे आया है, यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट था उसमें हमने इनकम्स को प्लस किया और यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस थे उनको माइनस कर दिया, तो हमारा क्या बच गया, नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारे पास P&L का फॉर्मेट। P&L का फॉर्मेट फॉर द ईयर एंडेड हमने बनाना होता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो यहाँ आएगा, ग्रॉस लॉस है तो यहाँ आएगा। अब यहाँ पर मेनली ऑफिस और सेलिंग से रिलेटेड जो भी है वो सारे के सारे खर्चे आते हैं, जिन्हें हम इनडायरेक्ट खर्चे भी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो ऑफिस का खर्चा है सैलरीज, रेंट, पोस्टेज, टेलीफोन, प्रिंटिंग। मार्केट और सेलिंग का खर्चा है कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, गोडाउन रेंट, कमीशन। यहाँ पर कमीशन पे कर रहे हैं ऑब्वियसली, डिस्काउंट अलाउड। फाइनेंशियल या फिर अदर खर्चा जैसे कि इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, ये सब चीजें। और यहाँ पर आती है सारी की सारी हमारी इनकम, जैसे कि आपने रेंट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको मिला है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर क्रेडिट है, रॉयल्टी रिसीव हुई है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें क्या निकाल के देती हैं, कंक्लूजन, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट की। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से हम अर्न करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ कैरिंग आउट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। These activities are the principal revenue producing activities of the enterprise and are those activities that are not investing or financing activities। इससे आप ना ही कोई इन्वेस्ट करते हैं ना ही कुछ फाइनेंस करते हैं। जो भी बिजनेस ऑपरेशन से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, और इसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग रेवेन्यू और ऑपरेटिंग खर्चे में से अगर ऑपरेटिंग रेवेन्यू ज्यादा है या फिर इट इज द एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इससे हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, जब रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आगे डेफिनेशन थोड़ा फॉर्मूला दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेट सेल्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के खर्चे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी चीजें हमने P&L में एक्सपेंसेस साइड शो करी थी वो चीजें। या फिर हम कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में प्लस करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जो आपकी बिजनेस ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है, माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ध्यान रखिएगा नॉन ऑपरेटिंग है इसीलिए इनकम माइनस हो रही है और एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे आते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आते हैं, कैश डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन बिल्स, ये सारी चीजें आती हैं। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये यहाँ पे नेट सेल्स आई गेस। ठीक है, सेल्स जो है हमारे पास टोटल उसमें से माइनस कर देंगे हम सेल्स रिटर्न। नेट प्रॉफिट के बारे में बताया कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, जब रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस हमारा जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है, तो उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। यहाँ पर जो हम नेट प्रॉफिट की बात करें उसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों आते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग चीजों को कंसिडर करते हैं। नेट प्रॉफिट इज अराइव्ड एट बाय डिडक्टिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड एडिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे हमने पिछले में पढ़ा। सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इंसिडेंटल होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं मेन ऑपरेशन से। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, चैरिटीज एंड डोनेशंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे आपका बिजनेस का पर्पस नहीं है करने का, लेकिन वो क्योंकि आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन में है तो आप उसे कहेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स मतलब इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपका बिजनेस फिक्स एसेट सेल करने का है क्या, नहीं, लेकिन ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे और इनको हम कहेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमें पता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो बैलेंस होता है उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। ये हमारा पोजीशन स्टेटमेंट होता है जो पोजीशन को शो करता है। द एसेट रिफ्लेक्ट डेबिट बैलेंसेस एंड लायबिलिटीज रिफ्लेक्ट क्रेडिट बैलेंसेस विच इंक्लूड्स कैपिटल। इट इज कॉल्ड अ बैलेंस शीट बिकॉज इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। जो भी हमने लेजर अकाउंट्स मेंटेन किए थे उसका बैलेंस हम यहाँ पर शो करते हैं। हे इज द फॉर्मेट विच लुक लाइक दिस। लायबिलिटीज, इस तरफ सारी लायबिलिटीज आती हैं डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में सारे के सारे हमारे क्या आते हैं, एसेट्स आते हैं। ये देखिए ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, मॉर्टगेज। यहाँ पर कैपिटल आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा, ड्रॉइंग्स लेस होता है, इनकम टैक्स लेस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेस होता है। एसेट्स में हमारे पास कैश, BR, डेटर्स, लोन, क्लोजिंग स्टॉक, लूज टूल्स, फिटिंग, इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, ये सारी की सारी चीजें आती हैं जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं।
अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की, तो देखिए हम इनको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी प्रिपेयर करते हैं, जैसे टी फॉर्म में अभी हमने पूरा का पूरा फॉर्मेट पढ़ा, और एक वर्टिकल फॉर्म होता है जो हमारी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर स्टडी किया जाता है, जिसको अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केड्यूल 3 में जो पार्ट 1 है। पार्ट 1 किसको डिपिक्ट करता है? हमारे पास बैलेंस शीट को एज पर रिवाइज स्केड्यूल 6। कंपनीज एक्ट 2013 के स्केड्यूल 3 में दो चीजें हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में बैलेंस शीट आती है, पार्ट 2 में हमारा P&L अकाउंट आता है। इसका फॉर्मेट देखते हैं, सेम फॉर्मेट है, बस ये फॉर्मेट है ये होता है वर्टिकल फॉर्म में। सबसे पहले लायबिलिटी शो करते हैं, जैसे हमने टी फॉर्मेट में डेबिट साइड लायबिलिटी शो की थी, यहाँ भी पहले हम लायबिलिटी शो करते हैं। मेजर हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर सब हेडिंग हमारे पास 4 होती हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड का पैसा आता है कि शेयर होल्डर के पास खुद का पैसा कितना है, तो वहां से हमारे पास शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये 3 चीजें हैं। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट आता है। नॉन करेंट लायबिलिटीज, जहां पे जिन लायबिलिटीज का टाइम पीरियड 1 से कम होता है, 1 से ज्यादा होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, और जिनका 1 से कम होता है उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज। सिंपल है, सीधी सीधी चीजें क्लास 12th में आपने पढ़ी है, तो यहाँ पर नॉन करेंट एंड करंट लायबिलिटीज आती है। नेक्स्ट पार्ट जो इसका देखेंगे वो है एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। और यहाँ पर भी जो टोटल आया था हमारे लायबिलिटीज का, ये जो टोटल आया था, और जो यहाँ पर एसेट्स का टोटल आएगा, ये वाला टोटल दोनों बराबर आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट है हमारी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज बराबर आते हैं। सो यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स है जिनका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है, और करेंट एसेट्स जिनका टाइम 1 ईयर से कम होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं करेंट एसेट्स। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो कि स्केड्यूल 3 का पार्ट 2 है। स्केड्यूल 3 ध्यान रखिएगा कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का हमें आपके पास कुछ फॉर्मेट होता है, जहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम सेल्स कहते हैं, वो आती है। कुछ अदर इनकम से वो आएंगी, तो यहाँ पे निकल जाएगा टोटल रेवेन्यू, 3 आइटम्स को मिला के। फिर जितनी भी टोटल रेवेन्यू है उसमें से हम सारे एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, से चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन या फिर अदर खर्चे। सारे खर्चों को जब माइनस करेंगे तो निकल के आएगा हमारे पास प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस। फिर कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स हैं या फिर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं, हम उनको लेते हुए चलेंगे, और जब उनको माइनस कर देंगे तो फिर हमारे पास निकल के आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद हमने टैक्सेस को लेस करना है और हमारे पास निकल के आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये सारी की सारी चीजें जहाँ पे लास्ट में हमें हमारा एक्चुअल प्रॉफिट पता चलता है ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये हमारा पार्ट 2 में के अंदर आती है। और स्केड्यूल कौन सा हमारे पास? स्केड्यूल 3 है। ध्यान रखिएगा कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट्स खत्म होते हैं। स्टेटमेंट्स आपने क्लास 11, 12 अपने बीकॉम में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, इसलिए मैंने ज्यादा ड्रैग नहीं किया है इस टॉपिक को। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो उसे जरूर पोस्ट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।